अभी बच्चों को अपने करते हैं रेस्पिरेशन का पार्ट 10 और अपने बात कर रहे थे ईटीएस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की। देखिए इस पूरे चैप्टर में जो सबसे मुश्किल या जो सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो यही है, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स को या ईटीएस को ठीक समझाने के लिए जो डायग्राम आपकी किताबों में है ठीक, वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। उस डायग्राम में दिक्कत है समझने में। ठीक, वो डायग्राम आपको एटीएस के बारे में सही तरीके से नहीं समझा पाता है। ठीक, तो बायोलॉजी में डायग्राम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर डायग्राम अच्छे से बना हुआ है तो अपने टॉपिक समझने में आसानी होती है, लेकिन आपकी किताब में ईटीएस का जो डायग्राम है वो समझने में काफ़ी दिक्कत करता है। तो बात करें अपने ईटीएस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक, और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको प्रत्येक बात को गंभीरता से लेना होगा, प्रत्येक बात पर फोकस करना होगा, क्योंकि ईटीएस जो है उसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आपस में जुड़कर ठीक पूरे ईटीएस का निर्माण करती है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं सभी बातों को आपको अच्छे से समझना है ताकि ईटीएस कंप्लीटली आपके समझ में आ जाए। तो ईटीएस का मतलब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ठीक, पिछली क्लास में जो पार्ट 9 था उसमें, और मैंने आपको बताया था कि ईटीएस में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है या स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है या स्थानांतरण। अब देखिए यहाँ पर दो बातें थी, एक ये रही और एक ये रही, एक नंबर और 2 नंबर, कि ईटीएस में जैसे नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है या स्थानांतरण, ये ईटीएस में होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का स्रोत यानी कोई ना कोई सोर्स होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक, और वो इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न वाहकों से होते हुए अंत में कहां पर पहुंचेंगे, ऑक्सीजन पर पहुंचेंगे। ठीक, ये पिछली क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था कि जो ईटीएस में जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है वो अंतिम रूप से कहां पर पहुंचते हैं, ऑक्सीजन पर। ठीक, अब मैं बता रहा हूं कि ईटीएस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो विभिन्न वाहकों से होते हुए अंत में कहां पर आएंगे, ऑक्सीजन पर आएंगे। तो यहां पर एक नंबर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी आपसे पूछ ले कि श्वसन क्रिया में या ईटीएस में अंतिम ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीजन है। श्वसन प्रक्रिया में अंतिम ऑक्सीकारक की भूमिका कौन निभाता है, श्वसन प्रक्रिया में अंतिम ऑक्सीकारक की भूमिका कौन निभाएगा, ऑक्सीजन। ठीक, आंसर होगा ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया भी था कि श्वसन प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकरण होता है और श्वसन प्रक्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन के द्वारा नहीं होता है, ऑक्सीकरण होता है हाइड्रोजन के निष्कासन से। ठीक, फिर मैंने पूछा फिर ऑक्सीजन का क्या काम है, तो ऑक्सीजन का ये काम है कि ऑक्सीजन ने अंतिम ऑक्सीकारक की भूमिका निभाती है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, वो तो होता है हाइड्रोजन के निष्कासन से। ऑक्सीकरण कैसे होगा, भोज्य पदार्थों का हाइड्रोजन के निष्कासन से, और अंतिम ऑक्सीकारक की भूमिका ऑक्सीजन। तो देखिए ईटीएस की जो रूपरेखा वो ये रहेगी, ईटीएस की रूपरेखा ये रहेगी कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई स्रोत होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न वाहकों से होते हुए अंत में कहां पर आएंगे, ऑक्सीजन पर आएंगे, और ऑक्सीजन अंतिम ऑक्सीकारक की भूमिका निभाएगी। अब बात ये है कि ये जो वाहक है ना ईटीएस के, इनको अपने घटक भी कहते हैं। ईटीएस के घटक या वाहक एक ही बात है। ठीक, वो अपने देखेंगे आगे कि ईटीएस में कितने प्रकार के वाहक है या ईटीएस कितने घटकों से बनता है, कितने प्रकार के घटक है। ठीक, अब एक बात और कि ये जो वाहक है या जो घटक है ना, ये कहां पर स्थित होते हैं भी,
आपसे पूछ ले कि ईटीएस के जो वाहक है या ईटीएस के जो घटक है ये कहां पर स्थित है, तो आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः झिल्ली है ना, वहां पर ईटीएस के घटक स्थित होते हैं। ठीक, ये जो वाहक या जो घटक है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात देखिए कि आपसे पूछ ले कि ईटीएस होता क्यों है, ईटीएस होता क्यों है। देखिए ईटीएस होता क्यों है, इसके लिए मैं तो आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है अपचित कोएंजाइम्स के ऑक्सीकरण हेतु। पहला ऑप्शन क्या है? अपचित कोएंजाइम्स, अपचित कोएंजाइम्स जैसे कि NADH प्लस H पॉजिटिव और FADH2। ठीक, पहला ऑप्शन हो गया अपचित कोएंजाइम्स के ऑक्सीकरण हेतु, और दूसरा है ATP निर्माण हेतु। ATP निर्माण हेतु, ये दो ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है कि ईटीएस क्यों होता है। देखिए सभी जीवों में ईटीएस प्रक्रिया नहीं चलती है, जिनमें ऑक्सीशोषण होता है उन्हीं में ईटीएस चलता है। तो ईटीएस चलता क्यों है या ईटीएस की जो प्रक्रिया वो संपन्न क्यों होती है? दो ऑप्शन है, अपचित कोएंजाइम्स के ऑक्सीकरण हेतु और ATP निर्माण हेतु। अब देखिए ज्यादातर ये सोचते हैं कि ईटीएस के द्वारा क्या बनती है, ATP बनती है, तो ईटीएस इसलिए चलता है ATP निर्माण हेतु। लेकिन ये सेकंड है, जो मेन बात है नहीं, जो फर्स्ट जो पोजीशन पर जो है ना, जो फैक्ट है वो क्या है, वो ये है कि ईटीएस के द्वारा अपचित कोएंजाइमों का ऑक्सीकरण होता है। ईटीएस अपचित कोएंजाइमों के ऑक्सीकरण हेतु चलता है, यानी ईटीएस के माध्यम से अपचित कोएंजाइमों का ऑक्सीकरण होता है, यही महत्वपूर्ण बात है। हाँ ATP निर्माण होता है, ये एक अलग बात है, ईटीएस के द्वारा ATP बनती है, ये सही है, लेकिन होता क्यों है? अपचित कोएंजाइमों के ऑक्सीकरण हेतु। और जब ईटीएस के द्वारा अपचित कोएंजाइमों का ऑक्सीकरण होता है ना, तो पर्याप्त मात्रा में ATP बनती है। हाँ ये सही है, ठीक, ATP तो बनती है, लेकिन मेन बात ये है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि ईटीएस से अपचित कोएंजाइमों के ऑक्सीकरण हेतु चलता है, या ईटीएस के द्वारा अपचित कोएंजाइमों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक, अब कोएंजाइम श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने वाले कौन से हैं? देखिए एक तो NAD पॉजिटिव है जो श्वसन प्रक्रिया में भाग लेता है, कोएंजाइम है, और दूसरा है अपना FAD और NAD पॉजिटिव। ठीक, ये दो कोएंजाइम है जो श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की बात अपने कर रहे हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में आपने देखा है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है कहीं ना कहीं, और ऑक्सीकरण के दौरान क्या निकली है? हाइड्रोजन निकली है, और निष्कासित हाइड्रोजन को ग्रहण किसने किया है? कोएंजाइम ने, जैसे कि NAD पॉजिटिव है यहाँ पर, और ये NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया? NADH प्लस से H पॉजिटिव। देखिए इस कोएंजाइम का उपयोग दोनों में हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस में भी हुआ है और क्रेब्स चक्र में भी हुआ है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में जहाँ पर भी ऑक्सीकरण हुआ है ना, और ऑक्सीकरण कैसे हुआ? हाइड्रोजन के निष्कासन से, और निष्कासित हाइड्रोजन को NAD पॉजिटिव ने ग्रहण किया है और इसका अपचयन हो गया और क्या बन गया है? NADH प्लस से H पॉजिटिव। क्रेब्स चक्र में, केवल क्रेब्स चक्र में, ग्लाइकोलाइसिस में नहीं, क्रेब्स चक्र में एक अन्य कोएंजाइम का अपचयन भी होता है। ठीक, क्रेब्स चक्र में एक इक्वेशन है जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण हाइड्रोजन के निष्कासन से होता है, और निष्कासित हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला कोएंजाइम एक जगह NAD पॉजिटिव ना होकर कौन है? FAD है। तो जब ये हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा तो FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH2 में। ठीक, FADH2 में। अब ये तो ऑक्सीकृत रूप है, FAD और NAD पॉजिटिव, ये कोएंजाइमों के ऑक्सीकृत रूप है, और ये अपचित रूप है, NADH प्लस H पॉजिटिव और FADH2 ये अपचित रूप है।
ठीक। देखिए जब दोबारा ग्लाइकोलाइसिस होगा, दोबारा क्रेब्स चक्र होगा, तो अपने किन की जरूरत है? अपने को चाहिए कोएंजाइमों के ऑक्सीकृत रूप। यानी जब दोबारा ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स चक्र होगा, तो किसकी आवश्यकता होगी? जो कोएंजाइम्स है उनके जो ऑक्सीकृत रूप है उनकी आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? अपचयन हो गया, इसका अपचयन हुआ ये बना, इसका अपचयन हुआ ये बना। तो इन अपचित कोएंजाइम्स का दोबारा क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीकरण होगा, ताकि अपने पास, क्योंकि अब देखिए इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये बन जाएगा, NADH प्लस H पॉजिटिव का ऑक्सीकरण होगा तो वापस ये बनेगा, और इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये बनेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में जो कोएंजाइम्स है, जो अपचित कोएंजाइम्स है, ठीक, वो काम नहीं आते। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में कौन काम आता है? कोएंजाइमों के जो ऑक्सीकृत रूप है ना, वो काम आएंगे। लेकिन इनका अपचयन हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में, तो फिर इनका क्या होना पड़ता है? दोबारा ऑक्सीकरण होना पड़ता है। ठीक, ऑक्सीकरण होगा इनका, ताकि इनके ऑक्सीकृत रूप अपने पास दोबारा अवेलेबल हो, या हमारी सेल में दोबारा उपलब्ध हो जाए। ठीक, ताकि दोबारा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में इनका, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में इनका अपचयन हो। तो इन अपचित कोएंजाइमों का ऑक्सीकरण किस तंत्र के द्वारा होता है? ETS के द्वारा। ठीक, ये अपचित कोएंजाइम है, ETS के द्वारा इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार FADH2 है, ये भी अपचित कोएंजाइम है और ये ऑक्सीकृत रूप है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा ETS के द्वारा और FAD बनेगा। और ये दोनों ऑक्सीकृत रूप है, दोबारा किस में काम आएंगे? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर में। तो आपसे पूछ ले कि ETS क्यों चलता है? तो ETS चलता है अपचित कोएंजाइम्स के ऑक्सीकरण हेतु। ठीक, और कोएंजाइम्स मैंने आपको बता दिए, उनका अपचयन कब होता है वो भी बता दिया, और ऑक्सीकरण किसके द्वारा होगा? ETS के द्वारा। ये बात होगी। ठीक, आगे देखिए, देखिए अपने बात करते हैं ETS के घटकों की। ETS के घटकों की, उससे पहले एक चीज और देखते हैं। देखिए ETS को अपने स्वसनीय श्रृंखला भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी चेन, स्वसनीय श्रृंखला भी कहते हैं। और ETS प्रक्रिया में आपको पता है ATP बनती है। क्या बनती है? ATP। और ये ATP तभी बनती है जब किसकी उपस्थिति हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। यानी ETS के द्वारा ATP का निर्माण होता है, और तभी होगा जब क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है। इसलिए ETS का एक नाम और भी है, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। ठीक, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण हो गया। अब देखिए अपने बात करते हैं ETS के घटकों की। ETS के घटक कौन कौन से हैं? घटक, कंपोनेंट्स, ETS के कंपोनेंट्स। देखिए जो ETS है वो विभिन्न प्रकार के घटकों से निर्मित होता है, और ये घटक एक श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। ये घटक एक श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, अब देखिए इन घटकों का काम क्या है?
इन घटकों का काम है अपचित कोएंजाइम से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऑक्सीजन की तरफ करना। ये मैंने बताया भी था आपको, ठीक, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ईटीएस के द्वारा या ईटीएस के माध्यम से अंत में कहाँ पर पहुंचेंगे? ऑक्सीजन पर पहुंचेंगे। ईटीएस घटकों या वाहकों से बना है और इलेक्ट्रॉन्स पहले एक वाहक पर, फिर दूसरे, फिर तीसरे और अंत में ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो ये जो घटक है ईटीएस के या जो वाहक है, ये एक श्रृंखला में होते हैं और इनका काम क्या है? अपचित कोएंजाइम से या अपचित कोएंजाइमों से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऑक्सीजन की तरफ करना। अब देखिए ईटीएस में भाग लेने वाले जो मुख्य घटक है वो कौन कौन से हैं? पहला है फ्लेवोप्रोटीन्स, फ्लेवोप्रोटीन्स। दूसरा है आयरन सल्फर प्रोटीन्स, आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक। तीसरा है साइटोक्रोम्स और चौथा है कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यू। तो देखिए ये ईटीएस के 4 घटक है अभी, या ईटीएस के ये 4 तरह के वाहक है, फ्लेवोप्रोटीन्स, आयरन सल्फर प्रोटीन, साइटोक्रोम्स और कोएंजाइम क्यू, ठीक। सबसे पहले अपने किसके बारे में बात करेंगे? फ्लेवोप्रोटीन्स के बारे में। देखिए ये है जो प्रोटीन्स है, ये झिल्ली से बंधित प्रोटीन है अभी, झिल्ली से बंधित। और झिल्ली कौन सी? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया भी था, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। ये झिल्ली से बंधित प्रोटीन्स है जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए ये जो प्रोटीन्स है, इन प्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में, ये प्रोस्थेटिक समूह मैंने आपको बताया था, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में एफएमएन या एफएडी मिलता है, ठीक। इन प्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या मिलता है? एफएमएन या एफएडी मिलता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं अपने? फ्लेवोप्रोटीन्स। एफएडी का पूरा नाम फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और एफएमएन का फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो फ्लेविन मिल रहे हैं ना, फ्लेविन, तो इसलिए फ्लेवोप्रोटीन्स, ठीक, क्योंकि एफ का मतलब है यहाँ पर फ्लेविन है। तो इन प्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या मिलता है? एफएमएन या एफएडी मिलता है, तो इसलिए इनको कहते हैं अपने फ्लेवोप्रोटीन्स, ठीक है। देखिए उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, फ्लेवोप्रोटीन्स के 2 उदाहरण बता रहा हूं, फ्लेवोप्रोटीन्स के 2 उदाहरण बता रहा हूं। पहला है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज, एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज, एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। ये एक प्रकार की फ्लेवोप्रोटीन है। और दूसरा उदाहरण है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, देखिए ये एंजाइम्स है, ठीक। और ये जो एंजाइम्स है ये एक प्रकार के क्या है? फ्लेवोप्रोटीन्स है। तो फ्लेवोप्रोटीन्स के 2 उदाहरण बता दिए मैंने, एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एक एंजाइम है या एक फ्लेवोप्रोटीन है, और ये आपने किस में पढ़ी अभी? ये जो नाम सुना है ना आपने, कहाँ पर सुना है? क्रेब्स साइकिल में, ठीक। इक्वेशन देख लेना, सक्सेनी कमल से आपने फ्यूमेरी कमल बनाया होगा, वहां पर देखिए आप, ठीक, ये एंजाइम आया होगा। एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज ये काम क्या करता है? यहां पर देखिए
NADH है और इससे NADH का ऑक्सीकरण होगा। NADH का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? NAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक, इससे NADH का ऑक्सीकरण होगा और इस NADH का ऑक्सीकरण कौन करेगा? यह जो कि फ्लेवोप्रोटीन है, NADH डिहाइड्रोजनेज। ठीक, अब NADH का ऑक्सीकरण होगा, कौन करेगा? NADH डिहाइड्रोजनेज। तो क्या बनेगा? NAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव और साथ में क्या मुक्त होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ये रहे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये किस में एंटर करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर करेंगे? ETS में। किस में एंटर करेंगे? ETS में। एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि ETS के माध्यम से जो प्रवाह है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही होगा, क्योंकि नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। तो स्थानांतरण किसका होगा? केवल इलेक्ट्रॉन्स का होगा। प्रोटॉन्स ETS में भाग नहीं लेते हैं या ETS के माध्यम से प्रोटॉन्स का स्थानांतरण नहीं होता है। तो ये हो गए अपने दो उदाहरण फ्लेवोप्रोटीन्स के। अगला देखिए, अगला है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन, तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी हो गया। ठीक, जो सक्सिनी कमल है उसके ऑक्सीकरण से संबंधित है। ठीक, सक्सिनी कमल का ऑक्सीकरण होगा, फ्यूमेरिक अम्ल बनेगा और ऑक्सीकरण के दौरान सक्सिनी कमल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन ग्रहण करेगा? ये करेगा। ठीक, और इसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को कौन ग्रहण करेगा? सबसे पहले ये करेगा और बाद में वो इलेक्ट्रॉन ETS में एंटर करे जाएंगे। यहाँ पर डायग्राम भी देखिए है, ये सक्सिनेट है। सक्सिनी कमल भी अपने कह सकते हैं, कई किताबों में सक्सिनेट दिया होता है, कई किताबों में सक्सिनी कमल दिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सक्सिनी कमल मान लीजिए, ठीक, या सक्सिनेट जो भी है, इसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण करेगा कौन? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और यह 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें प्रोस्टेटिक समूह कौन मिलता है? FAD, और इसमें FMN। ठीक, FMN और FAD है ना, तो इसमें तो मिलेगा FMN प्रोस्टेटिक समूह के रूप में, इसमें मिलेगा FAD। ठीक, तो यहाँ पर जो एंजाइम है ना सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, वो मैंने शो नहीं किया है, लेकिन उसमें मिलने वाला जो प्रोस्टेटिक समूह है FAD, वो मैंने शो कर दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर है अपना एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक, ये इसका ऑक्सीकरण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे ये एंजाइम इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ पर आएंगे? FAD पर आएंगे। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ना, वो कौन निभा रहा है? FAD निभा रहा है। और ये FAD इसी का भाग है, इसी एंजाइम का भाग है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और इस प्रोटीन में क्या मिल रहा है? प्रोस्टेटिक समूह के रूप में FAD मिल रहा है। तो ये प्रोटीन या ये जो एंजाइम है, ये क्या है? एक प्रकार का फ्लेवोप्रोटीन है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रोस्टेटिक समूह कौन है? FMN है। यहाँ पर कौन है? NADH डिहाइड्रोजनेज में प्रोस्टेटिक समूह कौन है? FMN है। तो ये अपना हो गया। आगे देखिए, दूसरा घटक कौन सा है अभी? ETS का दूसरा घटक है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन
देखिए, इन्हें नॉन हिम आयरन प्रोटीन्स भी कहते हैं। नॉन हिम नॉन हिम, ठीक है, इन्हें नॉन हिम आयरन प्रोटीन भी कहते हैं। यानी ये ऐसी प्रोटीन्स है जिनमें आयरन तो मिलता है, लेकिन वो आयरन हिम के रूप में नहीं मिलता। ठीक, हिम जैसे आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा है ना, हिम क्या एक वर्णक है या कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, हिम वर्णक है या कार्बनिक यौगिक है जिसमें आयरन मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ना, इसमें आयरन तो है, लेकिन वो आयरन हिम के रूप में नहीं है, यानी हिम नहीं है। तो ये नॉन हिम आयरन प्रोटीन है, यानी आयरन तो मिलेगा, लेकिन जो हिम है, जो एक विशिष्ट स्ट्रक्चर है या जो वर्णक है, जो कार्बनिक यौगिक का, वो नहीं मिलेगा। ठीक, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में हिम मिलता है। ठीक, साइटोक्रोम्स जो होते हैं ना, उनमें भी मिलता है हिम। और ये भी एटीएस का कंपोनेंट ही है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में इसका भी कोई ना कोई रोल है। तीसरा है साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स, देखिए जो साइटोक्रोम्स है, ये भी आयरन प्रोटीन है, आयरन प्रोटीन्स है, और इनमें आयरन हिम के रूप में मिलता है। इनमें जो आयरन है वो हिम के रूप में मिलेगा, यानी जो हिम जो एक विशिष्ट स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की प्रोटीन्स में मिलती है, साइटोक्रोम्स। ठीक, बाकी अपन ये करते हैं अगली क्लास में। साइटोक्रोम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में थोड़ा और है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। साइटोक्रोम्स के बारे में मैंने आपको 2 बातें बता दी है। ठीक, बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो अपने कल देखेंगे साइटोक्रोम्स के बारे में।